गनसट 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 गनसट। आप लोग देख रहे हैं एग्जाम गनसट। अरे आप लोग एग्जाम हॉल में जा रहे थे और ये फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गनसट नहीं देखे थे, वो भी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर का। ओह, छूट जाता क्वेश्चन। देखिए ना, ऐसे एग्जाम सेंटर में एग्जाम को ऐसे शूट करना है। देखिए कैसे, ऐसे शूट किए हैं। ऐसे ही ना क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से शूट करके आएंगे। अरे कहते हैं ना कि लत लग चुकी है तेरे इश्क की, लत लग चुकी है तेरे इश्क की, नाखून सा है ना जितना ही काटू बढ़ता ही जाता है। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और यह चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए गमसट करते हैं। जब पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सा विधा है, कौन सा विधा है, निबंध है, कहानी है। तो कहानी नहीं है, आप क्या करेंगे, कौन सा विधा है, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सा विधा है, ललित निबंध। यह पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन ललित निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून देखिए ना, बढ़ता है, काटिएगा, 1000 बार बढ़ेगा, 1000 बार काटिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। या आपसे पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ का लेखक है, हजारी। 1000 बार काटने पे भी आएगा जारी, यानी आ जाएगा अपने जगह पे, वो नाखून होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ का लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो आंसर करेंगे 1907 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कहां हुआ था, आरत दुबे का छापरा। अगर जिला पूछे तो बलिया, और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। कहां, आरत दुबे का छापरा बलिया में, और कहां, उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। अगर निधन पूछे, निधन यानी कब ये मरे थे, तो 1979 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ रचना है, कुछ लेखे हैं, ये कुछ लिखे हैं, कुछ रचनाएं हैं, कुछ कृतियां हैं, जिससे ना एक नंबर फिक्स है कि आता है। आपसे पूछा जाएगा अशोक के फूल किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। या हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में कौन सी रचना है, 4 दिया रहेगा और 3 अलग रहेगा, एक ये रहेगा अशोक का फूल। जैसे अशोक का फूल है, ऐसे ही सीरस का फूल का लेखक यही है, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, सीरस का फूल। आपसे पूछा जाएगा कल्पलता। अच्छा, कल्पलता क्या है, यह निबंध है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा निबंध है। कल्पलता निबंधों का संग्रह है। तो पूछा जाएगा कल्पलता का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना ही नहीं, ये पूछा जाता है क्यों कि ये ना कल्पलता निबंधों का संग्रह है, और इसी निबंध में से ना यह निबंध लिया गया है, कौन सा, ललित निबंध। तो आपसे पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ कहां से लिया गया है, यानी कहां से संकलित है, कहां से उद्धृत है, तो कल्पलता से। ऐसे ही पूछा जाएगा विचार और वितर्क किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कूटज किनकी रचना है, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपसे पूछा जाएगा आलोक पर्व, सबसे फेमस आलोक पर्व किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व की जब रचना किए थे ना, तो इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इनको ना पद्म भूषण सम्मान दी थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय इनको डिलीट की उपाधि दिया था। किस रचना पर, आलोक पर्व पर। ये बहुत फेमस रहा है, इसलिए इसको बार बार 1000 बार पूछा जाता है। आलोक पर्व का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनाम दास का पोथा क्या है, तो उपन्यास है। आनाम दास का पोथा का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वी राज रासो का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की ललित योजना का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्व भारती क्या है, एक पत्र है जिसका संपादन किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी का दूसरा नाम है शांति निकेतन, जिसको प्रकाशित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पूछा जाए विश्व भारती या शांति निकेतन का लेखक कौन है, या पत्र का संपादन करता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए जो यहाँ पे बतलाया आलोक पर्व वाला बात, यहाँ लिखे हैं कि आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार इनको पद्म भूषण सम्मान दी थी, और लखनऊ विश्वविद्यालय डिलीट की उपाधि दिया था। किस रचना के लिए, आलोक पर्व के लिए। याद रखना है, आलोक पर्व के लिए। और अब चला जाए लेखक के अंदर, चैप्टर के अंदर ले चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, देखिए लेखक जो है ना नाखून के बहाने, ये जो नाखून के बहाने है ना, सभ्यता और संस्कृति का बोध कराते हैं। वो भी किस रूप में, तो मनोरंजन के रूप में। आपसे पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ किस रूप में है, तो मनोरंजन शैली के रूप में। किस रूप में, मनोरंजन शैली के रूप में। ऐसे ही पूछा जाएगा लेखक ना नाखून के बहाने किसकी गाथा गाते हैं,
तो किसकी गाथा गाते हैं? सभ्यता और संस्कृति की गाथा गाते हैं। अच्छा, नाखून बढ़ करके हम लोग को क्या याद दिलाना चाहते हैं? तो हम लोग की संघर्ष चेतना और पाशविक वृत्ति, जो जानवरपन है, हम लोग जानवर ही रहे हैं, जानवर का गुण हम लोगों में है क्योंकि हम लोग जानवर कभी थे, यही याद दिलाता है। तो ऐसे पूछा जाएगा, नाखून का बढ़ना पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। एग्जाम में ऐसे आता है, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो किसका प्रमाण है? पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। यहाँ देखिए, नाखून को बार बार काटना और अलंकृत करना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है, सूचित करता है या निरूपित करता है। ऐसे समझिए, नाखून को जो बार बार हम लोग काटते हैं ना, यह सांस्कृतिक चेतना है। सांस्कृतिक मतलब हम लोग संस्कारी हो गए हैं, हम लोग ना बार बार प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अलंकृत करना मतलब ना सुशोभित करना, मतलब उसको सजाना, यानी सौंदर्य के बोध को प्रकट करता है। अब देखिए, कहते हैं ना कि लेखक बतलाते हैं कि एक दिन की बात होती है कि इनकी छोटी सी बेटी ना पूछ देती है इनसे, लेखक से, कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है? पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है? अब लेखक का सर चकरा जाता है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, वो सवाल ऐसे पूछ देते हैं कि बड़े बड़े का हालत खराब हो जाता है, इनका भी हालत खराब हो जाता है। और न कहते हैं कि जो अल्पज्ञ पिता होता है वह बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानकार, और पिता मतलब पिता, वह पिता जो कम जानता हो, वह पिता जो होता है ना, वो क्या होता है? बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है। ऐसे ही ये अपने आप को बहुत बड़ा दयनीय जीव मानते हैं। कहते हैं कि इनसे जब सवाल पूछा जाता है, होता कुछ ऐसा है कि लेखक भी सर चकरा जाता है। और कहते हैं कि नाखून काटने के बाद 3 दिन बाद क्या होता है? नाखून फिर जम जाता है। कहते हैं कि नाखून को काटिए, फिर 3 दिन बाद क्या होता है? नाखून जम जाता है। और ना कहते हैं कि उनको काटिए, वो क्या कर लेंगे? चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। फिर चुपचाप उनको काटिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। और फिर निर्लज अपराधी की बाती फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर हो जाएंगे। आखिर बेहाया न है। लेखक कहते हैं कि ना नाखून को काटते ही सेंध पर, अच्छा पूछा जाएगा आपसे कि किनको काटने पर सेंध पर हाजिर हो जाता है? तो नाखून कहा जाएगा। नाखून को लेखक क्या कहे? तो निर्लज अपराधी। निर्लज अपराधी किसको कहे? तो नाखून को। बेहाया किसे कहा गया है? नाखून को। लेखक बेहाया किसे कहे? नाखून को। नाखून को लेखक क्या कहे? बेहाया कहे। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। इतना तो लेखक कहता है कि पहले ऐसा था कि नाखून जो है ना बढ़ने पे लोग ना बधाई देते थे, ठीक है, क्योंकि औजार के रूप में काम करता था। आज इसे काटने पे मना किया जाता है। लेखक बतलाते हैं, ले चलते हैं पुराने उस समय जब धरती बनी, और कहा जाता है मनुष्य का निर्माण बंदरों से हुआ, चिंपांजी बंदर से हुआ। हम लोग जानवर की प्रजाति, हम लोग में पूंछ था और पूंछ झड़ गया, लेकिन ये झड़ा नहीं, वो क्या बच गया? ये बच गया आपका नाखून। ये अस्त्र के रूप में था। क्यों? अस्त्र का मतलब होता है हथियार, जिससे हम लोग लड़ेंगे। लेखक बतलाते हैं कि ये पहले हम लोग का हथियार था। किस चीज के लिए? तो किसी जीव को शिकार करने के लिए हथियार। किसी दो प्रतिद्वंदी, यानी मनुष्य आदि मानव कहा जाता था पहले के मानव को, जो पुराने थे, वो दो आदि मानव एक दूसरे के प्रतिद्वंदी लड़ना हो तो ना लाठी भाला गोला बारूद नहीं निकलिएगा, इसी से लड़िएगा। तो पहले ये अस्त्र के काम करता था। कौन? नाखून। ये पहला अस्त्र था। दूसरा दांत था। दूसरा कौन था? दांत। लेकिन कहा जाता है कि ये दो अस्त्र कम पड़ गए मनुष्यों के लिए, तो मनुष्यों ने ना अंदर छोड़ करके, अपने शरीर के अंदर को छोड़ करके, ये अस्त्रों को छोड़ करके बाहर ढूंढना शुरू किया। और तब जाकर के बहुत सारे पत्थर और अलग अलग पेड़ पौधों के ना डाल से क्या बनाए गए? हथियार बनाए गए। लेखक कहते हैं ना कि जो बंदर सेना थी, किनके पास? राम जी के सेना के पास जो बंदरी सेना थी, उन लोगों के पास ऐसे ही हथियार थे। यानी किसका? तो ये डंटल हो गया, लाठी वाला हो गया, ये हथियार हो गया, और पत्थर हो गया, ये सारा हथियार था। लेकिन मनुष्य यहाँ नहीं रुका। कहा जाता है कि पहले यूज किया किसका? नाखून का, दांत का, फिर लाठी का, और फिर वृक्षों का डाल का यूज किया। यहाँ उसके अस्त्र कम पड़ने लगे तो हड्डियों का अस्त्र बनाना शुरू किया। किसका? हड्डियों का। कहा जाता है कि हड्डी का जब अस्त्र बनाना शुरू किया तो हड्डियों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक अस्त्र जो बनाया, वो बनाया वज्र। वही वज्र जिसको भगवान इंद्र रखे। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो कौन सा है? वज्र। अब वो वज्र जो है, कहा जाता है दधीची एक ऋषि थे, उन्हीं के हड्डी से बना था। और मनुष्य वहां भी नहीं रुका। कहा जाता है कि हड्डियों के बाद भी वो आगे बढ़ा, और ना उसके बाद धातुओं का बनाना शुरू किया। क्या चीज? तो अस्त्र। और धातु में जो सबसे फेमस धातु का क्या बना? अस्त्र बना, वो लोहा का बना। कहा जाता है कि भारत में जो पहले के जो निवासी रहे, भारत में मूल निवासी जो पहले से निवास किए, उनको आर्य कहा जाता है। कहा जाता है कि ना आर्यों का जनक, आर्य का खोज करने वाले कौन थे? तो
सॉरी, आर्य किनके खोज करने वाले थे? तो लोहा का, लोहा धातु का खोज कौन किया? आर्यों ने किया। आर्य कहाँ के थे? भारत के मूल निवासी। ये आर्यों के पास जो था ना, तो किसका अस्त्र था? तो ना लोहा का अस्त्र था। कहा जाता है कि देवताओं के पास, जब देवता लोग असुर से लड़ते थे तो असुरी शक्ति होती थी और देवता लोग हार जाते थे। तो देवता लोग हार जाते थे ना, तो भागे भागे आते थे कहाँ? इंसानों के जो राजा होता था, जिसके पास क्या होता था? ये लोहा का अस्त्र होता था मदद के लिए। तो लोहा के अस्त्र से मदद करते थे देवताओं को। कौन? ये आर्य लोग। और आर्य लोग करते थे, या फिर वो लोग करते थे जिनके पास लोहा के अस्त्र थे। इस तरीके से देवता लोग असुरों पर क्या करते थे? विजय प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि आर्यों ने लोहा के दम पे बहुत सारे युद्ध को लड़े, जिसमें नाग हारे, बहुत लोगों को ये हराए, जिसमें नाग हारे, गंधर्व हारे, राक्षस हारे, असुर हारे, सुपर्ण हारे। यहाँ देखिए ना, आर्यों ने क्या किया? लोहा के दम पे बहुत सारे युद्ध को क्या किया? हराया। जैसे नाग हो गए, सुपर्ण हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, असुर हो गया, राक्षस, ये सब लोगों को ना आर्यों ने लोहा के दम पे हराया। इतना ही नहीं, लोहा तक तो ठीक ही था, लेकिन लोहा नहीं रुका। लोहा के बाद भी अस्त्र का निर्माण किया गया और बनाए गए क्या चीज? तो बनाए गए बंदूक। बंदूक के बाद भी कारतूस बनाए गए। कारतूस से भी नहीं रुका, तो क्या? तो तोप बना दिए गए। तोप भी अस्त्र छोटा पड़ा तो बम बना दिए गए। बम भी अस्त्र छोटा पड़ा तो बम बरसाने वाली जहाज ही, वायुयान ही बना दी गई। वो भी छोटा पड़ गया। तो कहते हैं लेखक कि नखदर मनुष्य, नाखून को धारण करने वाला मनुष्य यहां भी नहीं रुका और बना ही डाला एटम बम। एटम बम बना डाला। लेकिन एटम बम बनाने के बाद भी प्रकृति रुकी नहीं, ईश्वर जो है वो रुके नहीं। इतना बनाने के बाद भी ना, ये नाखून बढ़ता ही गया। बार बार, हजार बार काटने के बाद भी नाखून बढ़ता ही गया। लेखक कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ, मनुष्य जो है, मनुष्य यह नाखून को काट करके ईश्वर को याद दिलाना चाहता है, घोषित करना चाहता है, साबित करना चाहता है कि हमारे अंदर क्या है? हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर मनुष्यता है। लेकिन ईश्वर जो है इतना नाखून काटने के बाद भी बार बार जमाता है। वह यह साबित करना चाहते हैं कि एक दिन तुम क्या थे? एक दिन तुम पशु थे और तुम्हारे अंदर, भले ही तुम इंसान हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पाशविक वृत्ति है। यानी अभी भी तुम्हारे अंदर पशु जो होता है ना, उसका जो बुद्धि विचार व्यवहार होता है वो तुम्हारे अंदर है। नहीं कहा जाता है पशु जैसा सोचता है, जानवर के बुद्धि बाइक और जानवर का बुद्धि है इसका। तो जो जानवर का बुद्धि है ना, वो तुम्हारे अंदर है। आपको नहीं बोल रहे, ऐसा लेखक समझा रहे हैं हमको। ठीक है, आपको भी समझा रहे हैं। ऐसा लेखक कहते हैं कि ना, नाखून बढ़ने का मतलब कि ये ईश्वर याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर पाशविक वृत्ति है, यानी पाशु का गुण है। और नाखून को बार बार काटना यह साबित करता है कि तुम याद दिलाना चाहते हो कि तुम अब मनुष्य हो गए हो और तुम्हारे अंदर मनुष्यता है। तुम पशु कभी थे, पशुता समाप्त हो गई है। लेकिन सिलसिला यहां तक नहीं रुकता है। लेखक तो सोच में चक्रिया जाते हैं। कहते हैं कि कैसे हम कह दें कि मनुष्य की क्या हो गई है? मनुष्यता आ गई है, पशुता खो गई है, यानी पशुता समाप्त हो गई है। लेखक बोलते हैं तो मैं तो सोचता हूं कि मनुष्य किस ओर जा रहा है? पशुता की ओर की इंसानियत यानी मानवता की ओर। लेखक सोचते हैं मनुष्य आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। अरे याद दिलाते हुए कहते हैं कैसे हम कह दें कि मनुष्य जो है मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? ये तो पहले ही ठीक था, अब तो और जंजर और बेराह पे हो गया है। कहते हैं कि ये मनुष्य की मनुष्यता नहीं, पशु की पशुता को दिखाता है। क्या चीज? नागासाकी का बम। यानी नागासाकी और हिरोशिमा की बात किया जाए, नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो शहर थे, जिस पर नागासाकी एक शहर था जिस पर ना अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा एक शहर था जापान का ही जिस पर परमाणु बम गिरा। यानी दो परमाणु बम गिरा है जापान के दो शहर पे, एक नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को और एक हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को दो परमाणु बम ढहा दिए गए। और ना यही लेखक याद दिलाते हैं, कहते हैं कहां मनुष्य जो है मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, तो पशुता की ओर बढ़ रहा है। ये सब अस्त्र शस्त्र बना करके और अपने आप को क्या समझ रहा है? ये सब नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन इतना ही नहीं, लेखक कहते हैं लेकिन इससे सब छोड़ो, बात घुमा करके कहते हैं कि देखिए दो तरह की, ऐसा वनस्पति विज्ञान जो पढ़ते हैं उनको मानने वाले जो है वो कहते हैं कि दो तरह की क्रिया होती है, कि ऐच्छिक एक अनैच्छिक। एक ऐसी क्रिया होती है जो आप चाह करके करेंगे, उसको ऐच्छिक बोला जाता है, इच्छा से। एक अनायास होगा, अपने आप होगा, उसको अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं ना ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक मतलब नाखून का बढ़ना, ये अनैच्छिक क्रिया है। और इसमें नाखून का बढ़ना पहला है और केश का बढ़ना दूसरा है और दांत का बढ़ना तीसरा है और पलकों का झपकना चौथा है। लेखक कहते हैं कि कुछ क्रियाएं हैं जो जन्म से ही अपने आप होने लगती है, यह अनायास होती है, यही क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ऐसी को कहा जाता है, ऐसी को कहा जाता है ना कि यहाँ पे सहजात वृत्तियां, अनजानी स्मृतियां को ही कहते हैं।
अनजान स्मृतियां मतलब अनजाने में जो है स्मृति वह सहजात वृत्ति है, यानी जन्म से चली आई है। यानी कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ आप ऐसे करते होंगे ना जो जन्म से आ गया है, उसको आप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी में याद दिलाते हैं कि ऐसे ही ना भारत में लोग कहते हैं स्वाधीनता, स्वाधीनता कहने के लिए स्वाधीनता है, इंग्लिश में इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब भी समझना चाहिए, स्वतंत्रता। स्वाधीनता को क्या कहते हैं? स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता बतलाया जाता है। स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वबंधन, ये ऐसे ऐसे शब्द भारत जो इस्तेमाल करता है। अरे अगर आप ये याद दिलाना चाहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब ये कहना चाहते हैं, स्वाधीनता का मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम क्या है, किसी के अधीन नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं स्वाधीनता से, तो इसको ना इसको डिपेंडेंस मत बोलिए, इंडिपेंडेंस मत बोलिए, इसको बोलिए सेल्फ इंडिपेंडेंस। सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मैं स्वाधीन हूं, खुद के अधीन हूं, यानी मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। लेखक ऐसा बतलाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं मेरे कहने से क्या होगा, बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। अरे ऐसे भी कहते हैं, लेखक कहते हैं ना कि सब कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सब जो है ना पुराना चीज वांछनीय है, यानी बेकार है। लेखक कहते हैं कि कालिदास कहा करते थे, कालिदास एक बात बोले हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। पूछा जाएगा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसका कथन है? कालिदास का। इतना ही रही, एक बार बुद्ध बोले थे, बुद्ध बोले, गौतम बोले थे, एक बार गौतम बोले थे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि मनुष्य सुख दुख की सहानुभूति को समझता है, ये गौतम बोले थे। और लेखक बोलते हैं कि छोड़िए ये सब। एक बार क्या हुआ ना कि एक बूढ़ा आदमी ने कहा कि बाहर नहीं अंदर देखो। कहा? बाहर नहीं अंदर देखो। अरे बुराई नहीं अच्छाई देखो। अरे झूठ नहीं सत्य बोलो। अरे अहिंसा नहीं हिंसा पे चलो, मतलब किसी का जान मत लो, सत्य बोलो। और ऐसा ही कुछ बात बोला, पता नहीं ये बात लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, उसको गोली मार दिया गया। ये बोलते हैं, तो ये डरते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा क्या कहूं, हो सकता है कि मुझको भी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन छोड़िए सब, ये कहते हैं लेकिन फिर भी ना हम लोगों को अपने बच्चे को, अपने परिवार सदस्य को समझाना चाहिए कि ये सब कुछ दुनिया में होता है, फिर भी हम लोगों को इस दुनिया में जीना है तो ना दूसरे के काम आना चाहिए, दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। ये कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य इसे काटता ही रहेगा, मनुष्य इसे काटता ही रहेगा। चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग देख रहे थे क्या चीज? गॉनसेट। हर एक चैप्टर देखिए आप, संस्कृत में 14 चैप्टर है, हिंदी में वर्णिका में 5 चैप्टर है, ऐसे ही गोधुली भाग 2 में 24 चैप्टर है। हर एक का गॉनसेट है यहाँ। गॉनसेट देखिए ना, तब एग्जाम में जाइए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास और उनके पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना ना भूलें।